नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जल्दी से आ जाएंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे फटाफट के अंदाज में। हर दिन की तरह 70 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और जो कि हिंदी भाषा से रिलेटेड होते हैं, जो कि पेपर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में अगर आता है पेपर, तो आपका इंग्लिश 30 नंबर का आ जाता है और 70 नंबर आपका हिंदी आ जाता है। तो उसी में से जो हिंदी का पार्ट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि हर दिन की तरह हम लोग भी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका, पयोधि का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है पयोधि का संधि विच्छेद क्या होता है। पयः धन धी, पयः धन दधि या पयः धन उदधि, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम विसर्ग संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, तो विसर्ग संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इसकी जो सही संधि है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए। जो साथी नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बाकी के प्रैक्टिस सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, सद्धन धर्म या फिर सद्धन अधर्म या फिर साधर्म। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सधर्म की बात कर लें, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि होगी इसमें, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। और इसमें अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत्य धन धर्म होगा। क्या होना चाहिए, सत्य धन धर्म यहाँ पर होना चाहिए। तो सत्य धर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। महाधन इंद्र, महधन इंद्र या फिर महीधन धन इंद्र हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो महेंद्र की बात कर लें तो ये अगर देखा जाए तो गुण स्वर संधि का प्रकार है यहाँ पर। और इसमें जो संधि विच्छेद होगा वो महाधन इंद्र होगा। क्या होगा, महाधन इंद्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं ताकि लास्ट में आप सभी को पता चल पाए कि कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, हम कितना तैयार हैं आने वाले एग्जाम के लिए। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोला जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, पृष्ठभूमि, नेपथ्य या फिर मंच पृष्ठ। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं उसको नेपथ्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 20 का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। अतिथि, अभ्यागत या अनाहूत। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, तो जिसे बुलाया ना गया हो इसको बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी सभी का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं उसको, अतिथि बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, अनिष्ट का अर्थ डैश होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठाहीन। तो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो यहाँ पर हमें अनिष्ट का अर्थ बताना है। अनिष्ट का मतलब क्या होता है, हानि होती है, गुस्सा होता है या फिर निर्भय होता है। क्या होता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका अनिष्ट का मतलब क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, यहाँ पर आपको बताना है वर्ड का क्या अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता है। दिए गए ऑप्शंस में से अक्षर, रंग या फिर जाति। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो बात कर लें यहाँ पर, वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षर भी होता है और वर्ड का मतलब रंग भी होता है और वर्ड का मतलब जाति भी होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से तीनों ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वर्ड के मतलब होते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, एक का अर्थ पुराना है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है किसका अर्थ होता है पुराना, चर, प्राचीर या फिर चीर। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पुराना के अर्थ में अगर देखा जाए तो होता है चिर। चिर मतलब पुराना। और चिर को कैसे लिखते हैं, ऐसे चिर लिखा जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से चर भी नहीं होगा, प्राचीर भी नहीं होगा और चीर भी नहीं होगा, क्योंकि चीर का मतलब होता है कपड़ा
और प्राचीर का मतलब होता है चारदीवारी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा इसमें भी ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका भी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा या फिर सुखदा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। वागीश्वरी, तो वागीश्वरी की बात कर लें तो ये शारदा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? शारदा का। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा, उदक हो जाएगा या अम्ब हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो अमृत के पर्यायवाची की बात कर ले, यहाँ पर अगर शब्द कौन सा है वो है पीयूष। कौन सा है? पीयूष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। बाकी अम्बु की बात कर ले तो अम्बु किसका पर्यायवाची होता है? अम्बु होता है आपका जल का पर्यायवाची। किसका होता है? तो ये जल का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41। आलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो आलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का, कल्पवृक्ष का या फिर कुबेर का? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। जिनको स्पीड अगर तेज लग रही हो वो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, और जिनको धीरे लग रही हो वो अपने हिसाब से वीडियो को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इसमें अगर बात कर लें आलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है, तो ये होता है कुबेर का। इसका होता है कुबेर का। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न या फिर अप्रतिबद्ध? राइट आंसर क्या बनेगा? बताएंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द के विलोम की बात कर लें तो इसका विलोम होता है प्रतिपन्न। क्या होता है इसका विलोम? प्रतिपन्न होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका एकदम सही जवाब बन जाएगा। बाकी प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है या फिर परोक्ष होता है। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा, जंगम हो जाएगा या फिर जड़ हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो स्थावर की बात कर ले, इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। जबकि चेतन का क्या होता है? चेतन का जो विलोम होता है वो अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन होता है। क्लियर है? और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। अमृत हो जाएगा, जीवन हो जाएगा या अमर हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो मर्त्य का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है अमर। क्या होता है? अमर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका एकदम सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? सी इसका एकदम सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं आपको बताना है। तो कर्तवाच्य हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा या फिर भाववाच्य वाचक हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो आहट, आवट और आस इन सभी की बात कर लें तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होता है? अट प्रत्यय होता है, हट होता है या आहट होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो आप सभी को पता है घबराहट में कौन सा प्रत्यय होता है? ये होता है आहट प्रत्यय। कौन सा होता है? आहट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द कौन कौन सा है? अधिक धन करण, अधिक धन ऋण या फिर आधन धिकरण? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। अधिकरण। तो अधिकरण की बात कर लें, इसमें जो मूल शब्द होगा और जो उपसर्ग होगा वो क्या क्या होगा? तो इसमें जो मूल शब्द होता है वो होता है जो
उपसर्ग होता है वो क्या होता है, आदि होता है, और जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, करण होता है। क्या होता है, करण होता है। तो इस तरह मिलकर अधिकरण बनता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम रूप है। तो परिवा का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है, परिवा का परवा होता है तत्सम, या परेवा होता है, या प्रतिपदा होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो परिवा का जो तत्सम होता है वो होता है प्रतिपदा। क्या होता है, प्रतिपदा होता है। और हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको तत्सम शब्द पहचानना है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, आम्र, आग या फिर 14। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखने से ही पता चल रहा होगा, आम्र जो है वो कैसा शब्द है, आम्र एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो होता है आम। क्या होता है, आम। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50, और आपको बताना है निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना या फिर कह लीजिए स्वर्ण है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है किसका मतलब होता है सोना। तो रजत हो जाएगा, ताम्र हो जाएगा, या हाटक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो रजत किसका होता है, चांदी का होता है। आप सभी को पता है रजत रजत किसका होता है, चांदी का होता है। और ताम्र का मतलब तांबा होता है, आप सभी को पता है। तो बचा क्या हमारे पास, हाटक। तो हाटक का मतलब होता है सोना या फिर स्वर्ण। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, और आपको बताना है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, या अधिकरण कारक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करना है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो वह अगले साल आएगा, अर्थात यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्योंकि इसका कारक क्या होता है, में या फिर पर। ठीक है, क्या होता है, में या फिर पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से में कौन सा कारक है। उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें आपको बताना है छल से में कौन सा कारक है, कर्ता है, करण है, या फिर अपादान कारक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, कर्ता, करण या फिर अपादान कारक हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें तो उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में यानी कि कर्ण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण का क्या होता है, चिन्ह से होता है, और यहाँ पर से दिया है इसलिए कर्ण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, चिर प्रसन्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, या आभारी कहते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप सभी को करना है, बताइए। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट व्यक्ति होता है उसे कृतार्थ कहा जाता है। क्या हुआ, कृतार्थ, यानी हम आपने हमें कृतार्थ कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई इसका सही जवाब होगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी कृतार्थ नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो इस वाक्य का वाच्य कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, या कर्तवाच्य होगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल को पहचानना है। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। इसमें अगर देखा जाए तो भविष्य काल है, मैं कल घूमने जाऊंगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब
बन जाएगा। बाकी गाय घास चरती है ये सामान्य वर्तमान है और रोहन मुंबई गया था ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और यहाँ पर आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है। तो वधु का बहुवचन आपको बताना है कौन सा है। वधु का वधुएं होता है या वधुओं होता है या ये वाला वधुएं होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो वधु की बात कर लें तो वधु का जो बहुवचन होता है वो ऑप्शन नंबर ए में जो वधुएं लिखा है ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना या फिर तुम, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 57 का आंसर करना है। तो राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना। ठीक है, संबंध बोधक कौन सा शब्द है यहाँ पर, बिना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है और आपको बताना है आप वहां मत जाइए। तो आप वहां मत जाइए रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा ये आपको बताना है। आप वहां मत जाइए तो इसमें क्या हो जाएगा, निषेधवाचक अव्यय हो जाएगा, निपात हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें निपात है। ठीक है, क्या है, निपात है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। दिए गए वाक्य में से किसी एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है और उसको आपको पहचानना है। तो राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर इसका बताना है आप सभी को। ठीक है, तो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाने लगा, लेकिन अगर देखा जाए इसमें से तो राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया, इन तीनों में से अगर देखा जाए तो किसी में भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। किसी में भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखना है कौन सा है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, हवा चल रही है, वे गीत गा रहे हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हवा चल रही है, इसमें अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाकी सब में सकर्मक क्रिया है, जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वे गीत गा रहे हैं, तो इनमें सकर्मक क्रिया है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी में कौन सा विशेषण है। तो काफी में आपको बताना है कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या फिर निश्चित संख्यावाचक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, काफी में परिमाणवाचक संज्ञा है, लेकिन कैसी परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसी, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। क्या हो जाएगा, कौन से यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो आकार बोधक हैं, गंध बोधक हैं या फिर गुण बोधक हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गुणवाचक विशेषण के अगर देखा जाए तो 7 मुख्य रूप होते हैं। एक काल बोधक, एक स्थान बोधक, एक आकार बोधक, एक रंग बोधक, एक दशा बोधक, एक गुण बोधक और एक द्रष्टव्य। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो गुण बोधक हो जाएगा कि वो अच्छा है, वो दानी है, वो न्यायी है या फिर वो कृपालु है। तो यहाँ गुण बताया जा रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, गुण बोधक यहाँ पर विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। सर्वनाम पदबंध की पहचान करना है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, इसमें अगर देखा जाए सर्वनाम पदबंध क्या है वो बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसमें सर्वनाम जो पदबंध है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, जो लड़का कल आया था। जो लड़का कल आया था यही क्या हो जाएगा, यही सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? पुरुषवाचक है, निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक है? क्या बनेगा बताएंगे। तो जब स्वयं का बोध हो, किसी से अपने का बोध हो, खुद का बोध हो, तो वहां पर क्या आता है? वहां पर आता है निजवाचक। क्या आता है? निजवाचक। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 20 का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? खटाई, मिठाई या फिर दूध? खटाई, मिठाई या फिर दूध? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर द्रव्यवाचक क्या है? दूध है। क्या है? दूध है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो पर्वत, मिठास या फिर कर्मचारी? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो संज्ञा किसी जाति वर्ग का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पर्वत, पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा ये बनेगा। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल या ये वाला उच्च खल? क्या बनेगा बताएंगे। तो सही शब्द की पहचान यहाँ पर करनी है। तो उच्च श्रृंखल की जो बात कर लें तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होती है वो कैसे होती है तो आप सभी को बताना है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये होती है इसकी सही वर्तनी। क्या होती है? दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी, एक मिनट, यहाँ पर रा होगा। क्या होगा? यहाँ पर रा हो जाएगा, तब जाके हमारी सही वर्तनी बनेगी। क्लियर है। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 68। राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। तो राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? मतलब क्या लगना चाहिए था जो लगा नहीं है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगना चाहिए था? तो दो विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम की कमी है, एक पूर्ण विराम की, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम की, या दिए गए दोनों ऑप्शंस में से होगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो यहाँ पर अगर देखा जाए दो विस्मयादि बोधक चिन्ह होने चाहिए। एक तो इस वाले राम में, एक इस वाले राम में, दो विस्मयादि बोधक चिन्ह होने चाहिए। उसके बाद एक होना चाहिए पूर्ण विराम, जो कि कहाँ पर होना चाहिए? मार डाला। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक पूर्ण विराम होना चाहिए था। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है ओह डैश बहुत कठिन समय आया है। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वो आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा वो आपको बताना है। ये वाला लगेगा, ये वाला, या फिर ये वाला विराम चिन्ह लगेगा। तो ओह के बाद क्या आना चाहिए? विस्मयादि बोधक चिन्ह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 और आपको बताना है काकल्य वर्ण कौन सा है। क्या बताना है? काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा या फिर हा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो काकल्य वर्ण की बात कर लें तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा जो है वो खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हा, अगर इसमें देखा जाए तो हा जो है वो क्या है? काकल्य वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आ, बा, बी, अगर देखा बी में देखा जाए तो जा या फिर हा। तो आ, जा या फिर हा में से अघोष वर्ण कौन सा है बताएंगे। तो अघोष वर्ण अगर देखा जाए दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी अघोष वर्ण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा जो सा हैं ये वाले, ठीक है, ये तीनों ही किस में आते हैं?
ये आते हैं आपके अघोष वर्ड में। किस में आते हैं? अघोष वर्ड में आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72। जो स्वर है ए और ए, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है। ए और ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर कंठ तालव्य बनेगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य से ए और ए का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी से, पैसाची से या मागधी से? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ब्रजभाषा की बात कर लें तो इसका विकास जो हुआ वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो गुनाहों का देवता एक बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? वो धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाते हैं। वैदेही बनवास किसकी रचना है? वैदेही बनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की या मैथिली शरण गुप्त की? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो वैदेही बनवास की बात कर लें तो इसमें राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मात्मक वर्णन किया गया है और ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक के रचयिता हैं। तो उद्धव शतक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। नाथूराम शंकर, सुमित्रानंदन पंत या फिर दिनकर? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करना है, आप सभी को बताएंगे। तो उद्धव शतक की बात कर लें तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और इसका अर्थ आपको इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो एक लाइन दी गई है, उसको बताना है आपको ये किसने कहा था। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इस फेमस लाइन को कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अब आता है गद्यांश, और गद्यांश को पढ़ के अब आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे उतरनों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन उत्तरनों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ये है गद्यांश, जो कि काफ़ी डीप, काफ़ी गहरा अर्थ वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, और आप लोगों को अगर दोबारा से पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर अच्छे से पढ़िएगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन, प्रेम की भाषा है। तो प्रेम की भाषा आप सभी को मालूम है कैसी है? अर्थ रहित है, भाव रहित है कि ज्ञान रहित है? तो प्रेम की जो भाषा होती है वो भाषा रहित होती है। क्या होती है? प्रेम की भाषा, प्रेम की जो भाषा होती है वो क्या होती है? शब्द रहित होती है। यहाँ पर अर्थ रहित दिया गया है, लेकिन क्या होती है? शब्द रहित होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से शब्द रहित किसी में भी नहीं है। आपके अगर देखा जाए गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर होगा तो शब्द रहित दिए गए ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? वृक्ष होता है, उपवन होता है या फिर जंगल होता है? अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य की बात कर लें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80। यत्न से आशय है, तो यत्न से क्या आशय होता है ये आपको बताना है। भाषण, रत्न या फिर प्रयास? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करना है आप सभी को। तो यत्न का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन से, यहाँ पर अगर देखा जाए अनुवाद से आधारित एक क्वेश्चन हर दिन आता है, तो आज भी है और इसको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। तो आज हिंदी से इंग्लिश का है, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हैं वो इंग्लिश से हिंदी के थे, आज हिंदी से इंग्लिश का है। तो उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है, ये आपकी लाइन है। तो बताना है, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल, कंपटीशन इन सोसाइटी एंड बिजनेस इज नेचुरल, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज पॉपुलर। कौन सा इसमें हो जाएगा बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो इसकी अगर बात कर लें तो इसका जो सही अंग्रेजी अनुवाद होगा वो क्या होगा? कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। क्या होगा? उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा, इंडस्ट्री मतलब उद्योग और बिजनेस का मतलब व्यवसाय, और कंपटीशन मतलब स्पर्धा हो जाएगा, स्वाभाविक का मतलब नेचुरल हो जाएगा। तो यही बनेगा, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो अधिसूचना का प्रयोग आपको बताना है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। नियम, आदेश या फिर कर्तव्य में? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो परिपत्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा संबंध गलत है। सबसे ऊपर परिपत्र की संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें अगर राइट आंसर की, तो परिपत्र के संबंध में विषय का जो संकेत है वो नहीं रहता है, विषय का जो संकेत है वो नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है। इसका सही अर्थ क्या होता है? संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना के को समान महत्व देना, या धार्मिक व्यक्ति होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप सभी को करना है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अवसरवादी होना। क्या होता है? अवसरवादी होना, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो किसी में भी अवसरवादी होना नहीं दिया है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे। एकमात्र सहारा, तो आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो एकमात्र सहारा, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बन जाएगा अंधे की लाठी होना। क्या होना? अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 86 है। अपना राग अलापना, तो अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना या फिर मजाक उड़ाना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अपना राग अलापने का मतलब होता है अपनी ही बात कहते रहना। क्या होना? अपनी ही बात कहते रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है ये आपको बताना है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा या व्यतिरेक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर इस पंक्ति में देखा तो प्रतीप अलंकार है, और प्रतीप अलंकार क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। तो मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख कमल यानी अर्थात मुख रूपी कमल, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। श्लेष, रूपक या फिर उपमा अलंकार। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करना है, बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, श्लेष अलंकार का। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां क्या होता है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा दी गई है, आपको बताना है ये किसकी परिभाषा है। तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है वहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या फिर लाटानुप्रास होता है। राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका होता है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, आप सभी को पता है। दोहा के जो प्रथम चरण होता है, यानी पहले तो ये जान ले, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और इसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। बाकी दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं, तो वो 11 मात्राएं होती हैं। तो आंसर यहाँ पर प्रथम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, शोक हो जाएगा या फिर रति हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। तो किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हास्य रस, भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस। क्या बनेगा इसका सही जवाब, तो ये माना जाता है श्रृंगार रस को। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, अर्थात प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, या श्याम पौधे सींच रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो जब सींचने की बात आती है पौधों को, तो पौधों को जल से ही सींचा जाता है, इसलिए जल से लगाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, श्याम पौधे सींच रहा है। क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है। शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक है, संदेहार्थक है या फिर इच्छार्थक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि पिताजी शायद आ जाएं, तो यहाँ पर संदेहार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऐसे ही वाक्य को बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पतझड़ में कौन सा समास है, आपको बताना है। पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। पतझड़, तो पतझड़ की बात कर लें, इसमें होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयन में कौन सा समास है। मृगनयन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव,
कर्मधारय या तत्पुरुष समास। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मृग नयन का मतलब क्या होता है, मृग के समान नयन, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास बनेगा। कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मुंह तोड़ का मतलब होता है मुंह को तोड़ने वाला, ठीक है, क्या होता है, मुंह को तोड़ने वाला। तो इसमें कैसा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। कैसा समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, अंकशायिनी बोलते हैं, अनींद्रिय बोलते हैं या सिदित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे। तो गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं अंकशायिनी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एईडीओ से संबंधित सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। जीएस का यानी कि जो सामान्य अध्ययन का, उसका भी आज हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।